सो बच्चों फाइनली वेलकम बैक टू दिस माय अमेजिंग यूट्यूब चैनल रूही ऑनलाइन क्लासेस। तो बच्चों वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देती हूँ कि आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं क्लास 12 का जीव विज्ञान का जो बोर्ड एग्जाम में हो चुका है क्वेश्चन पेपर। आज हम लोग उसको सॉल्व करने वाले हैं। तो जो बच्चे पूरा आंसर देखना चाहते हैं वो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। एंड अभी तक मैंने इस चैनल पर जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए थे उनमें से बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन थे जो इस बार बोर्ड एग्जामिनेशन में आए थे। तो आपको इस वीडियो के नीचे लिंक मिल जाएगी शॉर्ट वीडियो की, जहाँ पे मैं सारे स्क्रीनशॉट लगा दूंगी पेपर के भी और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए गए थे उनके भी। तो जहाँ से आप देख सकते हैं प्रूफ हो जाएगा कि हाँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से बोर्ड एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आए थे। सो बच्चों बिना टाइम वेस्ट करे स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का अपना टॉपिक। सो स्टूडेंट्स, आज हम लोग देखने वाले हैं जीव विज्ञान मतलब कि बायोलॉजी का 2026 का क्वेश्चन पेपर देखने वाले हैं जो कि आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में हो चुका है। तो बच्चों ये जो क्वेश्चन पेपर है ये है कक्षा 12 का और इसको सॉल्व करने के लिए आपको समय मिलेगा 3 घंटे 15 मिनट का। एंड आप इसका कोड भी देख सकते हैं, पूर्णांक 70 नंबर का है। और इसमें बच्चों एग्जाम स्टार्ट करने से पहले आपको कुछ निर्देश दिए गए रहते हैं, जैसे प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। सो बच्चों ये जो निर्देश है मैंने आपको प्री बोर्ड के जब सारे क्वेश्चंस करा रहे थे तो वहां पर भी सारे निर्देश पढ़ के बताए थे, तो इसको आप लोग वीडियो पॉज करके पढ़ लीजिएगा। अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं इनके सारे आंसर्स। तो बच्चों यहाँ पे सबसे पहले हमारा है बहुविकल्पीय प्रश्न। सो बच्चों बहुविकल्पीय प्रश्न मतलब कि एमसीक्यू देख लेते हैं, जिसमें सही विकल्प चुनकर अपने उत्तर पुस्तिका में लिखिए। चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड राइट इट इन योर आंसर बुक। तो बच्चों इसमें 4 ऑप्शन दिया गया है और उसमें से एक ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। एंड आप स्क्रीन पे देख सकते हैं जो कि आपका पहला प्रश्न है, वेलिस्नेरिया में परागण होता है। तो बच्चों आपको परागण पढ़ाया गया है, जिसमें आपको पूछा जा रहा है, इसका उदाहरण है बच्चों कि कौन सा परागण होता है वेलिस्नेरिया में। तो बच्चों वेलिस्नेरिया जो होता है इसमें 4 ऑप्शन दिया गया है परागण के लिए, वायु द्वारा, कीटों द्वारा और जल द्वारा, और इसमें से इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा जल द्वारा। सेम ऐसे ही बच्चों जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे होते हैं उनके लिए इंग्लिश में क्वेश्चन दिया गया रहता है और उनमें भी सेम आंसर ही होगा, बाय वाटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, प्राकृतिक वरण सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया। तो बच्चों इसमें इंग्लिश में भी क्वेश्चन है, हु प्रपोज द थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। तो बच्चों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि डार्विन ने ही प्राकृतिक वरण मतलब कि नेचुरल सिलेक्शन थ्योरी दी थी। तो बच्चों ये था आपका एमसीक्यू के 2 क्वेश्चन। ऐसे ही करके हम लोग आज पूरे थ्योरी के जितने भी यहाँ पे क्वेश्चन दिए गए हैं, आपको समय मिला था 3 घंटा के लिए, यहाँ पे हम लोग आज देख लेंगे आधे घंटे में सारे आंसर्स। तो बच्चों वीडियो के एंड तक बने रहिएगा अगर आप ये पूरे सोल्यूशन देखना चाहते हैं तो। सो बच्चों हमारा अब यहाँ पे नेक्स्ट बहुविकल्पीय प्रश्न है, डीएनए को विशिष्ट स्थान पर काटने वाला एंजाइम है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया है, एंडोन्यूक्लियस एंजाइम, एक्सोन्यूक्लियस एंजाइम, पॉलीमरेज एंजाइम या फिर सभी पर्याय, मतलब कि सब कुछ होता है इसमें। तो डीएनए जो होता है बच्चों उनको एक स्पेसिफिक लोकेशन से जो काटने वाला एंजाइम्स होते हैं वो होता है रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। तो इसका पूरा नाम होता है बच्चों रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंड यहाँ पे सिर्फ एंडोन्यूक्लियस दिया गया है। तो इसका मतलब होता है कि डीएनए को जो काटता है बीच से या स्पेसिफिक कोई जगह से तो वो होता है एंडोन्यूक्लियस एंजाइम। आगे बच्चों पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह होता है। तो जो पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह होता है वो एक दिशीय होता है। आगे है, ये इंग्लिश में क्वेश्चन से सारे दिए गए तो इनके आंसर भी इंग्लिश में आप लोग टिक कर सकते हैं जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं। आगे है बच्चों वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस एंड यहाँ पे सभी क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको 1 नंबर दिया जाएगा, 1 मार्क्स के सारे क्वेश्चंस हैं। तो बच्चों यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, विच हार्मोन इज सिक्रेटेड फ्रॉम द कॉर्पस ल्यूटियम। मतलब कि पीट पिंड से किस हार्मोन का स्रावण होता है। तो बच्चों जिस हार्मोन का स्रावण होता है वो होता है प्रोजेस्टेरोन। आगे है आईबीएफ का फुल फॉर्म बताइए, मतलब कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ आईबीएफ। तो आईबीएफ का जो फुल फॉर्म होता है बच्चों वो होता है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। आगे है, व्हाट इज द टर्मिनेशन ऑफ कोडोन ऑन एमआरएनए, मतलब कि एमआरएनए पर कौन सा समापन कोडॉन होता है। तो उस पर जो कोडॉन होता है बच्चों आपको कोडॉन बोला गया था कि अच्छे से पढ़ लीजिएगा, कोडॉन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में था। तो बच्चों ये है यूएए और यूएजी, और यूएजी की जगह पे बच्चों यूजी ए कोडॉन भी हो सकता है। किसी एक लिंग संलग्न अप्रभावी विकार का उदाहरण दीजिए। तो बच्चों आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में लिंग संलग्न भी बोला गया था कि पढ़ लेना। लिंग संलग्न इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में भी था बच्चों और प्री बोर्ड में भी आया था लिंग संलग्न के बारे में।
और आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में भी लिंक संलग्न आ गया। तो इसका जो हो जाएगा बच्चों उदाहरण वो होता है हीमोफीलिया। एक और मैंने बोला था वर्णांतता भी आपको पढ़ने के लिए, तो हीमोफीलिया वर्णांतता यहाँ पे आप लिख सकते हैं। आगे है कौन सा पारिस्थितिक पिरामिड सदैव खड़ी अवस्था में होता है। तो आगे बच्चों मैंने आपको पिरामिड भी बोला था कि पिरामिड अच्छे से पढ़ लीजिएगा। लास्ट मोमेंट पे भी मैंने शॉर्ट वीडियो पे अपलोड करके रखा था कि पिरामिड आपको छोड़ के नहीं जाना है, पिरामिड आपको पढ़ के ही बोर्ड एग्जामिनेशन में आपको जाना है। तो पिरामिड जो है बच्चों यहाँ पे मैं सारे स्क्रीनशॉट भी लगा दूंगी कि जहां जहां मैंने क्वेश्चन आपको दिए थे वहां के स्क्रीनशॉट भी लगा दूंगी, जहां से आप देख सकते हैं कि वो सारे क्वेश्चन आपको पहले से ऑलरेडी बताए गए थे इस चैनल पे। तो बच्चों जो पिरामिड हमेशा खड़ी अवस्था में होती है वो होती है ऊर्जा की पिरामिड। सो बच्चों ये था सारा हमारा आंसर, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप के क्वेश्चंस के, एंड आई होप कि आप लोगों ने सही आंसर किया होगा। एंड अब हम लोग देखेंगे हमारा लघु उत्तरीय प्रश्न फर्स्ट। इसमें भी कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं जो बच्चों यहाँ पे 2 नंबर के हैं, जितने भी क्वेश्चन है सारे 2 नंबर के हैं। सो बच्चों अब हम लोग देखेंगे पहला क्वेश्चन, मतलब कि क्वेश्चन नंबर 3 का है। फर्स्ट है ये राइट नोट ऑन डार्विन फिंचेस। ओके बच्चों आप स्क्रीन पे अच्छे से देख सकते हैं, डार्विन फिंच पर टिप्पणी लिखिए। सो बच्चों मैं यहाँ पे आपको अच्छे से समझा दे रही हूँ, एक्सप्लेन कर दे रही हूँ। अगर आप नोट्स में लिखना चाहते हैं तो आप लिख भी सकते हैं। जैसे कि डार्विन ने अपनी यात्रा के दौरान गैलापागोस द्वीप समूह पर इन फिंचों का अध्ययन किया था। ओके बच्चों सबसे पहले इसमें जो डार्विन थे इनका पूरा नाम था बच्चों चार्ल्स डार्विन। इन्होंने अपनी यात्रा के दौरान इन फिंचों पर अध्ययन किया था। ओके और उन्होंने देखा कि विभिन्न द्वीपों पर फिंचों की चोंच का आकार अलग अलग था, जो उनके भोजन के प्रकार जैसे बीज, कीड़े या कैक्टस के अनुसार अनुकूलित था। इस अवलोकन को डार्विन, मतलब कि ये जो अवलोकन था जो डार्विन ने बताया था, इसी के अनुसार फिर यह सिद्धांत विकसित करने में मदद की कि प्रजातियां अपने पर्यावरण के अनुकूल ढलकर समय के साथ विकसित होती है, जिसे प्राकृतिक चयन या फिर नेचुरल सिलेक्शन कहा गया था। तो बच्चों इसको डार्विन फिंच भी बोला गया था कि जब उन्होंने गैलापागोस द्वीप समूह पे गए थे अपनी यात्रा के दौरान, तो वहां पे उन्होंने देखा था कि विभिन्न द्वीपों पर जो भी फिंच थे उनके भी चोंच जो थे अलग अलग थे। उनके भोजन के हिसाब से, जैसा वो भोजन करते थे उसी हिसाब से उनके फिंच भी पाए जाते थे, मतलब कि चोंच का आकार उनके अलग अलग था। जैसे कि वो अगर बीजों को खाते थे भोजन में तो उनके चोंच अलग थे, अगर वो कीड़े मकोड़ों को खाते थे तो उनके चोंच अलग थे। तो बच्चों इसी को उन्होंने नेचुरल सिलेक्शन भी बताया था। और डार्विन फिंच पे टिप्पणी लिखिए, जो प्रश्न आया है इसमें भी आपको यही लिखना है। आगे है स्वास्थ्य शब्द को परिभाषित कीजिए, अच्छे स्वास्थ्य के लाभ कीजिए। मतलब एक गुड हेल्थ के बारे में बताना है कि गुड हेल्थ हमारे लिए क्यों जरूरी है, एक अच्छा स्वास्थ्य होना हमारे शरीर के लिए क्यों जरूरी है, और एक हम लोग कब किसी व्यक्ति को बोल सकते हैं कि स्वस्थ है, या फिर स्वास्थ्य शब्द को हम कैसे परिभाषित कर सकते हैं। मतलब कि हेल्थ का मतलब हम क्या समझते हैं, ये हमें अच्छे से एक्सप्लेन करना है अपने इस लघु उत्तरीय प्रश्न में। सो बच्चों यहाँ पे हम लोग स्वास्थ्य को परिभाषित करने के लिए यूज करेंगे, मतलब कि WHO के अनुसार। अब हम लोग देखेंगे कि अच्छे स्वास्थ्य का मतलब क्या होता है। ओके WHO जो बच्चों होता है इसका फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ये इसका फुल फॉर्म होता है। अगर हिंदी में हम लोग बात करेंगे तो इसको हम लोग विश्व स्वास्थ्य संगठन के नाम से भी जानते हैं। तो बच्चों इनके अनुसार, WHO के अनुसार देखते हैं स्वास्थ्य को क्या परिभाषित किया जाता है। सो बच्चों विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार स्वास्थ्य केवल रोग या दुर्बलता की अनुपस्थिति नहीं है, बल्कि पूर्ण शारीरिक, मानसिक और सामाजिक कल्याण की स्थिति है। तो बच्चों यहाँ पे बताया जा रहा है कि एक अच्छे स्वास्थ्य का मतलब होता है कि सिर्फ हमारे शरीर में बीमारियां नहीं पाई जा रही है तो इसका मतलब हम स्वस्थ हैं। सो बच्चों यहाँ पे अच्छे स्वास्थ्य का मतलब होता है कि हम शारीरिक रूप से भी स्वस्थ हों, मतलब कि हमारे शरीर में किसी भी प्रकार की बीमारियां नहीं पाई जाती हों। तो पहला तो यहाँ पे मतलब हो गया कि हम शारीरिक रूप से स्वस्थ हों, लेकिन अभी तक यहाँ पे सिर्फ इतने से ही ये स्पष्ट नहीं हो जाता कि हम स्वस्थ हैं। पहला तो हो गया शारीरिक रूप से कोई भी बीमारी नहीं, इसका मतलब हम स्वस्थ हैं। आगे बच्चों उसमें भी माना जाता है कि हमें मानसिक रूप से भी स्वस्थ रहना जरूरी है, क्योंकि यहाँ पे मानसिक रूप से का मतलब है कि हमारे दिमाग में किसी भी तरीके का टेंशन ना हो। मतलब कि बहुत सारे लोग सिर्फ सोचने से ही बीमार हो जाते हैं, सोचकर ही वो डिप्रेशन में हो जाती हैं, सोचते सोचते भी हमारे शरीर में बहुत सारी बीमारियां हो जाती हैं।
तो दूसरा तो ये हो गया। और तीसरा होता है कि हमें सामाजिक रूप से भी स्वस्थ रहना है। समाज के हिसाब से भी हमारे पास कोई भी टेंशन नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे WHO के अनुसार शारीरिक, मानसिक और सामाजिक, मतलब कि अगर देखा जाए तो हमें सिर्फ अपने बारे में सोचना चाहिए कि आप अच्छे रहोगे। तो यहाँ पे WHO के अनुसार बता दिया गया है कि स्वास्थ्य का मतलब क्या होता है। अब यहाँ पे आपसे ये भी पूछा गया है कि अगर आप स्वस्थ हैं, अगर आपकी हेल्थ अच्छी है तो उनके क्या लाभ हो सकते हैं। तो बच्चों यहाँ पे कुछ लाभ हो सकते हैं, जैसे कि स्वस्थ व्यक्ति अपनी दैनिक गतिविधियों को बिना थके कुशलता पूर्वक कर सकता है। इसका मतलब होता है कि अगर हम अपने रोजमर्रा के जो काम होते हैं उनको हम बिना थके कर सकते हैं। और दूसरा हो सकता है कि अच्छा स्वास्थ्य रोगों और संक्रमणों के प्रति प्रतिरोधक क्षमता में सुधार करता है। मतलब कि अगर हम स्वस्थ रहेंगे, अच्छे से खाएंगे पिएंगे तो हम जल्दी बीमार भी नहीं होंगे। तीसरा हो सकता है स्वस्थ व्यक्ति समाज और देश की प्रगति में योगदान देता है। तभी अगर आप स्वस्थ रहेंगे तो आप अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए, अपने कंट्री के लिए, नेशन के लिए कुछ अच्छा कर सकते हैं। अगर आप स्वयं बीमार रहेंगे तो आप अपनी ना फैमिली के लिए कुछ कर सकते हैं और ना खुद के लिए। आगे बच्चों, अच्छा स्वास्थ्य जीवन को सुखी और आनंदमय बनाता है। तो बच्चों यहाँ पे मैंने कुछ आपको अच्छे स्वास्थ्य के लाभ बता दिए। आई होप कि आपको वो समझ में आया होगा। जहाँ पे भी जिस क्वेश्चन में भी डाउट रहे आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं कि आपको ये क्वेश्चन नहीं समझ में आया। लेकिन अगर आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आगे बच्चों हम लोग देखेंगे यहाँ पे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, mRNA एवं tRNA में अंतर कीजिए। ओके बच्चों, यहाँ पे mRNA और tRNA, जैसा कि आप सबको बताया गया है कि RNA के 3 टाइप्स होते हैं, mRNA, rRNA और tRNA। लेकिन यहाँ पे बच्चों सिर्फ mRNA के बारे में पूछा गया और tRNA। ओके बच्चों, तो यहाँ पे अगर आपको इसका फुल फॉर्म भी पता होगा तो आप इनके बीच में अंतर अच्छे से कर सकते हैं। तो बच्चों यहाँ पे जो mRNA है, M का मतलब होता है मैसेंजर RNA, मतलब कि संदेश वाहक RNA। और जो tRNA होता है, T का मतलब होता है ट्रांसफर RNA। ओके, जो कोई भी चीज सूचना को आगे ट्रांसफर करेगा, लेके जाने का काम करेगा। तो ये तो इसका फुल फॉर्म हो गया। M का मतलब हो गया मैसेंजर और T का मतलब हो गया ट्रांसफर। और RNA का फुल फॉर्म हो जाएगा राइबोसोमल। यहाँ पे बच्चों आपको DNA और RNA दोनों का फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए। राइबोन्यूक्लिक एसिड हो जाएगा बच्चों RNA का फुल फॉर्म राइबोन्यूक्लिक एसिड, एंड DNA का फुल फॉर्म होता है बच्चों डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। तो यहाँ पे बच्चों में इसका जो है अंतर देखना है। तो सबसे पहले यहाँ पे जैसे मैसेंजर होता है, संदेश वाहक होता है, मतलब सूचना को ले जाने का काम करेगा। तो जो सूचना लेके जाएगा बच्चों वो अनुवांशिक जानकारी का। तो इसका बच्चों हम लोग mRNA का पहला अंतर लिख सकते थे, या DNA से अनुवांशिक जानकारी को राइबोसोम तक ले जाता है ताकि प्रोटीन संश्लेषण हो सके। और इसमें मतलब कि हम लोग tRNA में लिख सकते हैं, या कोशिका द्रव्य से विशिष्ट अमीनो एसिड को राइबोसोम तक ले जाता है ताकि प्रोटीन श्रृंखला बनाई जा सके। बच्चों यहाँ पे जो सूचना है, यहाँ पे देखो अमीन जो होता है दोनों को बच्चों यहाँ पे राइबोसोम तक ही लेके जाने का काम किया जाता है। बच्चों इसके अगर हम लोग संरचना की बात करें तो हमारा कार्य हो गया था mRNA और tRNA का। अगर हम लोग इनका संरचना देखें तो ये मतलब कि जो mRNA होता है ये एक लंबी श्रृंखला या फिर लंबी रैखिक श्रृंखला होती है, और जो tRNA होता है इसकी संरचना छोटी होती है और यह क्लोवर पत्ती जैसा आकार बनाती है। आगे बच्चों इसका अगर हम लोग जीवन काल के बारे में बात करें तो mRNA का जो जीवन काल होता है वो छोटा होता है, और जो tRNA का जीवन काल होता है वो अपेक्षाकृत mRNA से थोड़ा ज्यादा लंबा होता है। सो बच्चों यहाँ पे इस क्वेश्चन के हिसाब से 2 नंबर के हिसाब से मैंने इनके 3 अंतर बता दिए हैं। आगे बच्चों हम लोग देखेंगे हमारा अगला प्रश्न। अब बच्चों हमारा जो अगला प्रश्न है वो है खाद्य श्रृंखला एवं खाद्य जाल में अंतर बताइए। तो यहाँ पे अब हम लोग फिर से अंतर देखेंगे कि खाद्य श्रृंखला में और खाद्य जाल में क्या अंतर होता है। सो बच्चों यहाँ पे जो खाद्य श्रृंखला है बच्चों ये एक सरल रैखिक अनुक्रम में है, और जो खाद्य जाल होता है ये बहुत सारी खाद्य श्रृंखलाओं से मिलकर बना होता है। ओके बच्चों, तो बेसिकली अगर हम लोग अंतर देखेंगे तो यहाँ पे मैं आपको बता देती हूँ पहले खाद्य श्रृंखला के बारे में अच्छे से, उसके बाद खाद्य जाल के बारे में बता देंगे। तो जो खाद्य श्रृंखला होती है बच्चों यह एक सीधी
और सरल श्रृंखला होती है जिसमें ऊर्जा का प्रवाह एक ही दिशा में होता है। यह दर्शाता है कि एक जीव दूसरे जीव को कैसे खाता है, मतलब कि अपने भोजन के रूप में कैसे खाता है। एक दिशा ही दिखाई जाती है। जैसे कि बच्चों यहाँ पे मैं आपको समझा दूं कि अगर हमें खाद्य श्रृंखला समझना रहे तो फॉर एग्जाम्पल जैसे कि बच्चों आप देख सकते हैं यहाँ पे घास है। घास को अगर कोई जंतु खाए तो जैसे कि कोई शाकाहारी जंतु ही खाएगा। तो बच्चों यहाँ पे आप देख सकते हैं कि घास को खरगोश और खरगोश को शेर अपने भोजन के रूप में खा सकता है। तो बच्चों जो घास होता है, यहाँ पे घास को जो होता है कोई शाकाहारी जंतु खाता है और शाकाहारी कोई मांसाहारी जीव खा लेता है। तो ये हो गया बच्चों एक सीधी रेखा हो गई, सीधा अनुक्रम हो गया खाद्य श्रृंखला का। आगे बच्चों हम लोग देखेंगे खाद्य जाल जो होता है बच्चों, यह कई श्रृंखलाओं को एक जटिल और वास्तविक जाल होता है जो आपस में जुड़े होते हैं। इसमें ऊर्जा का प्रवाह कई दिशा में होता है। यह पारिस्थितिक तंत्र में जीवों के बीच अधिक जटिल संबंधों को दर्शाता है और इससे वैकल्पिक भोजन व्यवस्था होती है जिससे यह अधिक स्थिर और संतुलित होता है। तो बच्चों जैसे यहाँ पे घास हो गया, घास को खरगोश, खरगोश को शेर अपने भोजन के रूप में लिया। लेकिन बच्चों आपको पता होना चाहिए कि घास को सिर्फ और सिर्फ खरगोश नहीं खाता, इनसे और भी ब्रांचेस निकल सकते हैं और दूसरे और तीसरे और चौथे ऐसे करके बहुत सारे जीव जंतु खा सकते हैं। तो इस तरीके से जब एक जीव पे कोई बहुत सारे जीव डिपेंड होते हैं अपने भोजन के लिए तो एक जाल बन जाता है जिसे हम लोग खाद्य जाल कहते हैं। आगे बच्चों यहाँ पे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि है जैव विविधता और हॉटस्पॉट पर टिप्पणी लिखिए, मतलब कि जैव विविधता हॉटस्पॉट पर टिप्पणी लिखिए। तो बच्चों यहाँ पे ये वाला जो क्वेश्चन था आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में दिया गया था एंड मैं यहाँ पे स्क्रीनशॉट भी लगा दूंगी। एंड जो हॉटस्पॉट था बच्चों ये भी इंपॉर्टेंट था, मैंने बताया था, जो कि आपको प्री बोर्ड के क्वेश्चन में सॉल्व कराया गया है, ऑलरेडी ही बता दिया गया है। प्री बोर्ड का जब पेपर हुआ था तो वहां पे हॉटस्पॉट ये आ चुका है। सो बच्चों जो हॉटस्पॉट होता है बच्चों, जैव विविधता हॉटस्पॉट ऐसे भौगोलिक क्षेत्र हैं जहां उच्च स्तर की स्थानिक प्रजातियां पाई जाती हैं और जो मानव गतिविधियों के कारण गंभीर खतरे में हैं। मतलब कि हॉटस्पॉट ऐसे क्षेत्रों को कहा जाता है जहां पर बहुत सारे जानवर तो पाए जाते हैं लेकिन वो खतरे के निशान पे हैं, बहुत ही गंभीर खतरे में हैं, तो उन क्षेत्रों को बच्चों हम लोग हॉटस्पॉट कहते हैं। ओके बच्चों, तो ये हमारा हो गया हॉटस्पॉट। अब हम लोग देखेंगे लघु उत्तरीय प्रश्न 2। हमारा लघु उत्तरीय प्रश्न फर्स्ट कंप्लीट हो गया है। अब हम लोग देखेंगे लघु उत्तरीय प्रश्न 2। इसमें आप देख सकते हैं फिर से अंतर आ गया है। लघु बीजाणुधानी और गुरु बीजाणुधानी में अंतर लिखिए, मतलब कि माइक्रोस्पोरेंजियम और मेगास्पोरेंजियम में क्या डिफरेंस होता है, अब हमें इसके बारे में देखना है। तो बच्चों यहाँ पे ये वाला जो क्वेश्चन है ये आपको 3 नंबर का मिल जाएगा, मतलब कि ये क्वेश्चन 3 मार्क्स के थे, आपको उस हिसाब से इसको एग्जाम में लिखना पड़ेगा। सो बच्चों यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि जो लघु बीजाणुधानी होती है वो नर प्रजनन संरचना है और जो लघु बीजाणु पैदा करती है, जबकि गुरु बीजाणुधानी मादा प्रजनन संरचना जो गुरु बीजाणु पैदा करती है या फिर निर्माण करती है उन सब चीजों का। तो आई होप कि आपको इतना समझ में आया होगा। एंड मैं आपको बता दूं कि जो लघु बीजाणुधानी होती है वो परागकोश में पाई जाती है और परागकणों का निर्माण करती है। तो बच्चों यहाँ पे जो लघु बीजाणुधानी होती है ये परागकोश में पाई जाती है। अगर आप इसको डिटेल में समझना चाहते हैं तो इसका वीडियो मैं ऑलरेडी चैनल पे अपलोडेड कर दी हूँ, जहाँ पे आप डायग्राम के थ्रू आप देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। या फिर कक्षा 12 का पार्ट 2 अभी सीरीज में है, मतलब कि क्लास 12 का जो भी फिर से सिलेबस स्टार्ट हुआ है वहाँ पे पार्ट 2 में आप लघु बीजाणुधानी के बारे में और परागकोश के बारे में अच्छे से देख सकते हैं। आगे है बच्चों गुरु बीजाणुधानी। इसका मतलब होता है बच्चों ये बीजांड में पाई जाती है और बीजांड का निर्माण करती है। तो ये हो गया लघु बीजाणुधानी और गुरु बीजाणुधानी में अंतर। शुक्रजनक नलिकाओं के आरेखीय काट का नामांकित चित्र बनाइए। तो आप स्क्रीन को आप देख सकते हैं स्क्रीन पे कि शुक्रजनक नलिकाओं के जो आरेखीय काट होते हैं, जो काट होते हैं, उनके बारे में आप लोग अब स्क्रीन पे देख सकते हैं। बच्चों आपका अब ये है शुक्रजनक नलिकाओं के आरेखीय काट, जिसका डायग्राम आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। एंड यहाँ पे आपको सिर्फ एग्जाम में इसका डायग्राम बनाना था और नेमिंग करना था। तो सबसे पहले है स्पर्म, मतलब कि शुक्राणु की संरचना है, वहाँ पे शुक्राणु है। उसके बाद है स्पर्मेटिड, उसके बाद है सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, मतलब कि द्वितीयक शुक्र कोशिकाएं। फिर है प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, मतलब कि प्राथमिक शुक्र कोशिकाएं, और सार्टोली कोशिकाएं आप यहाँ देख सकते हैं, जो कि शुक्राणुओं को पोषण प्रदान करने का कार्य करती हैं।
और लास्ट में है स्पर्मेटोगोनियम। तो बच्चों ये पूरा जो डायग्राम है ये पूरा है शुक्रजनक नलिकाओं के आरेखीय काट का। सो आई होप कि आप लोगों ने एग्जाम में ये डायग्राम बहुत ही अच्छी अब बच्चों तरीके हमारा से जो बनाया नेक्स्ट होगा। क्वेश्चन है वो तो बच्चों अब हम अनुलेखन लोग इकाई देखते की हैं व्याख्या हमारा कीजिए। ये नेक्स्ट भी आपको टॉपिक। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में बताया जा चुका है। तो बच्चों जो अनुलेखन होता है जिसे हम लोग ट्रांसक्रिप्शन भी बोलते हैं, और ये आपके प्री बोर्ड में भी आ चुका है कि अनुलेखन क्या होता है। तो बच्चों बेसिकली अनुलेखन इकाई डीएनए का वह खंड है जिसका अनुलेखन होकर आरएनए बनता है। मतलब कि बच्चों एक विशिष्ट अनुलेखन इकाई में मुख्य रूप से 3 भाग होते हैं। एक प्रमोटर होता है, एक संरचनात्मक जीन होता है और एक टर्मिनेटर होता है। तो प्रमोटर वह स्थल है जहां आरएनए पॉलीमरेज जुड़ता है, संरचनात्मक जीन वह भाग है जिसका अनुलेखन होता है, और टर्मिनेटर वह स्थल है जहां अनुलेखन समाप्त होता है। तो ये था अनुलेखन। आई होप कि आपको इतना समझ में आया होगा। आगे है मलेरिया रोग के कारण, बचाव और उपचार को समझाइए। तो मैंने मलेरिया के बारे में भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में मेंशन किया था। आई होप कि आप लोग पढ़ के गए रहे होंगे। आगे है मलेरिया रोग के कारण, बचाव और उपचार को समझाइए। तो बच्चों मलेरिया प्लाज्मोडियम परजीवी के कारण होता है, एंड जो संक्रमित मादा एनोफिलीज मच्छर के काटने से फैलता है। अब इसका कारण क्या है बच्चों? प्लाज्मोडियम परजीवी है, मतलब जैसे प्लाज्मोडियम वाइवेक्स होता है, प्लाज्मोडियम फैल्सिपेरम होता है, प्लाज्मोडियम ओवल होता है। तो ये सारी चीजें होती हैं। आगे बच्चों यहाँ पे जो बचाव है वो है मच्छरदानी का उपयोग कर सकते हैं, मच्छर भगाने वाले उत्पादों का प्रयोग कर सकते हैं, या फिर कहीं भी अगर पानी जमा है तो उनको हम लोग वहां से साफ कर सकते हैं। तो बच्चों ये क्वेश्चन आई थिंक वो आपके प्री बोर्ड में भी आ चुका है मलेरिया के बारे में, एंड मैंने वहीं पे बोल दिया था कि आप लोग इसको बहुत ही अच्छी तरीके से तैयार कर लीजिएगा। इसका जो उपचार होता है बच्चों, अगर उपचार करना चाहते हैं तो उपचार के लिए एंटी मलेरियल दवाएं आती हैं, जैसे कि क्लोरोक्वीन, आर्टिमिसिनिन आधारित संयोजित चिकित्सा। तो ये सारे उपचार होते हैं। नेक्स्ट बच्चों यहाँ पे हमारा 4th क्वेश्चन टॉपिक हमारा कंप्लीट होता है। आप देख सकते हैं स्क्रीन पे 4th वाला हमारा कंप्लीट हो गया है। अब नेक्स्ट हम लोग देखेंगे 5th वाला। 5th क्वेश्चन देखेंगे बच्चों, ये भी 3 मार्क्स के हैं। आप साइड में देख सकते हैं, आपके मार्क्स भी मेंशन किए गए हैं, बहुत सारे मार्क्स यहाँ पे। एंड अब हम लोग को देखना है उत्परिवर्तन क्या होता है, उदाहरण सहित समझाइए। मतलब कि व्हाट इज म्यूटेशन हमें देखना है। तो बच्चों म्यूटेशन जो होता है, मैं आपको बता दूं कि म्यूटेशन आनुवांशिक सामग्री डीएनए या गुणसूत्रों में होने वाला अचानक वंशानुगत परिवर्तन है। अचानक से हमारे डीएनए में कोई परिवर्तन हो जाता है तो उसे हम लोग उत्परिवर्तन बोलते हैं। जैसे कि ये परिवर्तन जीन के क्रम या गुणसूत्रों की संरचना या संख्या में हो सकते हैं। उदाहरण में बच्चों आपको बहुत सारी बीमारियां बताई गई हैं, जैसे कि सिकल सेल एनीमिया होता है जो एकल जीन उत्परिवर्तन के कारण होता है। तो ये था उत्परिवर्तन। आगे हम लोग देखेंगे बच्चों जैव नियंत्रण से आप क्या समझते हैं, इनके लाभों के बारे में बताइए। मतलब कि क्वेश्चन भी है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय बायो कंट्रोल, एक्सप्लेन अबाउट देयर बेनिफिट्स। सो बच्चों यहाँ तक अगर आप लोगों ने अभी तक वीडियो को देख लिया है और एंड तक आप पूरी वीडियो देखना चाहते हैं तो सबसे पहले वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि जब भी मैं ऐसी वीडियोस या भी अदर सब्जेक्ट की वीडियो सोल्यूशन लेके आऊँ तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। तो बच्चों यहाँ पे जो जैव नियंत्रण है, जैव नियंत्रण कीटों, रोगजन को और खरपतवार को नियंत्रित करने के लिए प्राकृतिक शिकारियों, परजीवियों या रोगजनकों का उपयोग है। आगे बच्चों इसमें पूछा जा रहा है इनके लाभ के बारे में बताने के लिए। तो इनके कुछ लाभ हो सकते हैं, जैसे यह पर्यावरण के लिए सुरक्षित है क्योंकि यह रसायनों का उपयोग नहीं करता है। ओके बच्चों, तो इनके लाभ में ये हो सकता है कि ये रसायन का उपयोग नहीं करते हैं, एंड यह टिकाऊ है और दीर्घकालिक नियंत्रण प्रदान करता है। और बच्चों यह गैर लाछित जीवों, मतलब कि जैसे कि लाभकारी कीड़े जो होते हैं उनको नुकसान भी नहीं पहुंचाते हैं। तो बच्चों इतना तो हो गया हमारा जैव नियंत्रण। अब हम लोग देखेंगे कि जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या होता है, जेल विद्युत कण संचलन क्या होता है, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के बारे में पढ़ेंगे। फिर हमारा है डिफरेंट टाइप ऑफ बायोडाइवर्सिटी पढ़ेंगे, एलर्जी पढ़ेंगे, एंड पेस्ट रेसिस्टेंट प्लांट पढ़ने वाले हम लोग। अब हम लोग बच्चों इसका आंसर देख लेते हैं जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस का। बच्चों यह एक प्रयोगशाला तकनीक है जिसका उपयोग डीएनए, आरएनए या प्रोटीन के अणुओं को उनके आकार और विद्युत आवेशों के आधार पर अलग करने के लिए किया जाता है। तो बच्चों इसमें बताया जा रहा है कि जो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस होता है उसमें हम लोग ये करते हैं, टेक्निक होता है
जिसमें हम लोग डीएनए को, आरएनए को और प्रोटीन के अणुओं को अलग कर सकते हैं। तो इसमें एक विद्युत क्षेत्र का उपयोग करके अणुओं को एक जेल मैट्रिक्स के माध्यम से स्थानांतरित किया जाता है और छोटे अणु जल के माध्यम से तेजी से और आगे बढ़ते हैं, जबकि बड़े अणु धीरे धीरे चलते रहते हैं। तो इस तरीके से बच्चों बड़े और छोटे अणु अलग हो जाते हैं। तो बच्चों इसी प्रोसेस को हम लोग जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस बोलते हैं। आगे हम लोग देखेंगे जैव विविधता के विभिन्न प्रकारों की व्याख्या कीजिए, मतलब कि एक्सप्लेन द डिफरेंट टाइप ऑफ बायोडाइवर्सिटी। तो बच्चों जो बायोडाइवर्सिटी होती है, जो विविधता होता है, उनके जो बहुत सारे होते हैं प्रकार, वो 3 प्रकार के होते हैं, जैसे कि आनुवांशिक विविधता, प्रजाति विविधता और पारिस्थितिक तंत्र विविधता। तो हम तीनों यहाँ पे इस वीडियो में देख लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे ये 3 नंबर का क्वेश्चन है हमारा। ये 3 मार्क्स के क्वेश्चन है एंड आई होप कि आप लोग 3 नंबर के हिसाब से करके लिख के आए भी होंगे। तो जैव विविधता पृथ्वी पर जीवन की संपूर्ण विविधता को संदर्भित करता है, जिसके मुख्य रूप से 3 प्रकार हैं। तो बच्चों जैसे कि आनुवांशिक विविधता है, तो इसमें हम लिख सकते थे कि एक ही प्रजाति के भीतर जीनों की विविधता, और प्रजाति विविधता में हम लिख सकते हैं कि एक विशेष क्षेत्र में पाई जाने वाली विभिन्न प्रजातियों की संख्या और बहुतायत। और पारिस्थितिक तंत्र विविधता में विभिन्न प्रकार की पारिस्थितिक तंत्र जैसे जंगल, रेगिस्तान, महासागर की जो विविधता होती है वो पारिस्थितिकी तंत्र विविधता के अंतर्गत आती है। तो मैंने इसको आपको अच्छे से समझा दिया है एंड आई होप कि आप लोग इसको और अच्छे से किए होंगे अपने एग्जाम में। आगे बच्चों एलर्जी के बारे में, एलर्जी क्या है उदाहरण सहित समझाइए। व्हाट इज एलर्जी, एक्सप्लेन विथ एग्जांपल्स। जैसे बच्चों एलर्जी प्रतिरक्षा प्रणाली की एक अतिरंजित प्रक्रिया है, मतलब कि प्रतिक्रिया है जो बाहरी पदार्थों के प्रति होती है। जैसे कि बच्चों प्रतिरक्षा प्रणाली इन हानि रहित पदार्थों के खतरे के रूप में पहचानी जाती है। जैसे उदाहरण में हम लोग सकते हैं पराग कणों से होने वाली है फीवर, धूल के कणों से छींक आना, या कुछ खाद्य पदार्थों जैसे मूंगफली से गंभीर प्रतिक्रियाएं। जैसे बच्चों को धूल मिट्टी जब हमारे नाक में जाती है तो हमें छींक आ जाती है, तो वो भी एक एलर्जी के अंतर्गत ही आती है। तो बच्चों ये भी हमारा कितने नंबर का था, 3 नंबर का था। आगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों राइट शॉर्ट नोट ऑन पेस्ट रेसिस्टेंट प्लांट, मतलब कि पीड़क प्रतिरोधी पौधे पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। ये भी आपका 3 नंबर का था। एंड यहाँ पे मैं आपको बता देती हूँ कि जो पीड़ा प्रतिरोधी पौधे होते हैं ऐसे पौधे हैं जिन्हें आनुवांशिक इंजीनियरिंग के माध्यम से कीटों या पीड़कों के प्रति प्रतिरोध विकसित करने के लिए संशोधित किया गया है। जैसे बच्चों आपको ये बताया गया था थ्योरी में कि बीटी कपास होता है, और बीटी कपास के जो पौधे होते हैं उन सबके बीटी कॉटन पढ़ाया गया है, जिसमें बीटी का फुल फॉर्म होता है बैसिलस थुरिजिएंसिस, और ये एक प्रकार की बैक्टीरिया होती है जिनसे एक जीन डाला गया है जो कपास को या फिर कपास के बोलवर्म कीटों के लिए जहरीला प्रोटीन बनाता है। तो बच्चों यहाँ पे बताया जा रहा है कि ये पौधे अपने आप में ऐसे विषाक्त पदार्थ उत्पन्न करते हैं जो कीटों को मार देते हैं और उन्हें दूर भगाते हैं। तो इस प्रकार के जो पौधे होते हैं उन्हें पीड़क प्रतिरोधी पौधे कहा जाता है। तो बच्चों आई होप कि आप लोग ये वाला भी क्वेश्चन किए होंगे। आगे है संक्रामक रोगों पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आपको ये भी बोला गया था पढ़ लेना संक्रामक और असंक्रामक के बारे में। तो संक्रामक रोगों पर संक्षिप्त टिप्पणी बोली गई है। तो आई होप कि आपको इतना पता होगा कि संक्रामक और असंक्रामक रोग क्या होता है। तो बच्चों यहाँ पे बोला गया है संक्रामक रोग, तो इसमें जैसे कि जो बीमारी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में आसानी से पहुंच जाती है उसे हम लोग संक्रामक रोग बोलते हैं। जैसे आपको पता है कि जो कोरोना वायरस था वो भी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में आसानी से पहुंच जाता था, तो इसमें आप कोरोना वायरस भी लिख सकते थे, कोविड-19 लिख सकते थे। आगे है बच्चों जेल वैद्युत कण संचलन से आप क्या समझते हैं। मतलब फिर से यहाँ पे बच्चों आपको सेम क्वेश्चन आ गया है। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस एक्सप्लेन इट। मैंने आपको अभी समझाया था जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, अभी जस्ट मैंने आपको समझाया है। ओके यहाँ पे देख सकते हैं आप जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस था, एंड यहाँ पे भी आप देख सकते हैं जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस आपसे पूछा गया है। तो आप अगर आप नहीं समझे तो आप फिर से वीडियो पीछे करके वहाँ पे देख सकते हैं। अब हम लोग देखेंगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। आगे बच्चों हमारा है यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि लघु बीजाणु जनन क्या होता है, और यहाँ पे शुक्र जनन की प्रक्रिया का सचित्र वर्णन कीजिए। तो बच्चों इसको मैंने आपको बोला था, डायग्राम मैंने दिया था, बहुत सारे डायग्राम जहाँ पे बताए गए थे, तो वहाँ पे मैंने बोला था शुक्र जनन आपको तैयार कर लेना है अच्छे से। तो शुक्र जनन आई होप कि आप तैयार करके गए होंगे। इसमें से 2 में से कोई एक ही करना था, चाहे आप लघु बीजाणु जनन का क्या होता है उसे कर सकते हैं, इसके जनन की जो है सचित्र वर्णन करना था, या फिर शुक्र जनन। तो मैंने शुक्र जनन आपको तैयार कराया था, आपको बोला भी था पढ़ लेना।
तो आई होप कि आप लोग शुक्र जनन किए होंगे। एंड मैं यहाँ पर शुक्र जनन आपको समझा भी देती हूँ कि जो शुक्र जनन होता है बच्चों वो वृषण में होता है। इसमें स्पर्मेटोगोनिया नामक द्विगुणित कोशिकाएं अर्धसूत्रीय विभाजन और विभेदीकरण से गुजरती हैं, जिससे अगुणित शुक्राणु बनते हैं। यह प्रक्रिया यौनारंभ पर शुरू होती है और जीवन भर चलती रहती है। तो इससे मैंने आपको बहुत सारे मतलब कि 3 स्टेप्स बताए थे, मतलब कुछ चरणें होती हैं। जैसे कि सबसे पहले मैंने गुणन प्रावस्था बताया था, उसमें होता है कोशिकाओं का गुणन होता है, उसमें फिर मैंने आपको वृद्धि प्रावस्था बताया था और परिपक्वन प्रावस्था, 3 प्रावस्थाएं इसकी होती हैं। आई होप कि आप लोग इसको डायग्राम के थ्रू किए होंगे। नेक्स्ट है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। ये भी आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में बताया गया है, जो कि यहाँ पे आपको 5 नंबर का है ना बच्चों, 5 नंबर का दिया गया है। तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग जो होती है अंगुली छापी तकनीक, ये भी आपको बताया गया है। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय डीएनए फिंगरप्रिंटिंग टेक्निक, एक्सप्लेन इट्स प्रोसेस। तो आपको ये बताना है, या फिर अगर आपको नहीं पता तो आप यहाँ पे स्थानांतरण या रूपांतरण या फिर हार्डे-वेइनबर्ग सिद्धांत बता सकते हैं। तो बच्चों मैंने आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में डीएनए फिंगरप्रिंटिंग बताया था, तो मैं यहाँ पे आपको डीएनए फिंगरप्रिंटिंग ही एक्सप्लेन करूंगी। तो बच्चों अंगुली छापी तकनीक डीएनए अनुक्रम में व्यक्तिगत विभिन्नताओं की पहचान करने की एक विधि है। मतलब कि डीएनए अंगुली छापी तकनीक एक शक्तिशाली उपकरण है जिसका उपयोग व्यक्तियों की पहचान करने, पितृत्व विवादों को सुलझाने और फॉरेंसिक विज्ञान में किया जाता है। मतलब कि बच्चों जैसे कि किसी चोर को पकड़ना रहता है, किसी क्रिमिनल को पकड़ना रहता है, तो हम इनके थ्रू पकड़ सकते हैं। या फिर इसमें बोला जा रहा है पितृत्व विवादों को सुलझाने के लिए, जैसे कि अगर किसी के बच्चे बचपन में ही गुम जाते हैं, बाद में बड़े होकर मिलते हैं, तो अगर उन्हें कोई शंका रहती है कि हमारे बच्चे हैं या वो हमारे बच्चे नहीं हैं, तब हम उसके वहां पे ये टेस्ट करवा सकते हैं, जिनके थ्रू हमें पता चल जाएगा कि वो हमारे ही पेरेंट्स हैं या फिर वो हमारे पेरेंट्स नहीं हैं। या फिर कभी कोई अपनी संतान मानने से मना कर देता है कि वो उनकी संतान है या नहीं है, अगर उनमें कोई डाउट रहता है तब हम लोग ये टेस्ट कराते हैं, जिसे हम लोग डीएनए फिंगरप्रिंटिंग बोलते हैं। तो अगर बच्चों ये टेस्ट करवाना रहेगा तो इसमें पूछा गया है कि इनमें कौन कौन सी प्रक्रियाएं शामिल होती है। तो बच्चों इनमें बहुत सारे स्टेप्स होते हैं, जैसे कि सबसे पहले डीएनए को पृथक्करण किया जाएगा, मतलब कि कोशिकाओं से डीएनए को निकाला जाता है। फिर प्रतिबंधन पाचन होता है, मतलब डीएनए को प्रतिबंधन एंजाइम का उपयोग करके टुकड़ों में काटा जाता है, बहुत सारे अलग अलग उनके खंड किए जाएंगे। फिर उसमें जल इलेक्ट्रोफोरेसिस का प्रोसेस होगा, जिसमें डीएनए के टुकड़ों को आकार के अनुसार अलग किया जाता है। आप लोग को अभी मैंने समझाया था, छोटे बड़े अणुओं को अलग किया जाता है। फिर सदन ब्लॉटिंग की जाएगी, मतलब कि सदन ब्लॉटिंग के अंतर्गत डीएनए के टुकड़ों को नाइट्रोसेलुलोज झिल्ली पर स्थानांतरित किया जाता है। तो इस प्रोसेस को हम लोग सदन ब्लॉटिंग बोलते हैं। फिर उसके बाद बच्चों हाइब्रिडाइजेशन कराया जाएगा, जिसमें रेडियोधर्मी प्रोब्स का उपयोग करके विशिष्ट डीएनए अनुक्रमों का पहचान किया जाता है। फिर ऑटो रेडियोग्राफी, मतलब एक्सरे फिल्म पर बैंड के रूप में परिणाम प्राप्त होते हैं, जो एक अद्वितीय पैटर्न बनाते हैं। इसके बाद हमें पता चल जाता है कि जो बच्चे हैं और पेरेंट्स हैं, उन दोनों के डीएनए फिंगरप्रिंटिंग मैच हो रहे हैं या फिर नहीं मैच हो रहे हैं। आगे बच्चों यहाँ पे है स्थानांतरण। तो मैं आपको स्थानांतरण बता देती हूँ, जिसे हम लोग इंग्लिश में ट्रांसलेशन बोलते हैं। ओके बच्चों, ज्यादातर हम लोग यहाँ पे जो भी बुक्स रहती हैं उसमें ट्रांसलेशन लिखा रहता है, एंड एनसीईआरटी से अगर आप लोग पढ़े होंगे तो वहाँ पे स्थानांतरण ही लिखा होगा। तो बच्चों स्थानांतरण में क्या होता है, डीएनए से आरएनए बनता है, एंड आरएनए से प्रोटीन। ओके, डीएनए से आरएनए एंड आरएनए से प्रोटीन बनेगा, और यह कोशिका के राइबोसोम में होता है। इस प्रक्रिया में एमआरएनए पर मौजूद अनुवांशिक कोड को टीआरएनए द्वारा पढ़ा जाता है, जो विशिष्ट अमीनो अम्लों को लाता है। ये अमीनो अम्ल पेप्टाइड बंधों द्वारा जुड़कर एक पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला या प्रोटीन बनाते हैं। तो सब बच्चों ये था हमारा स्थानांतरण या रूपांतरण। आगे है हार्डे-वेइनबर्ग सिद्धांत। हार्डे-वेइनबर्ग सिद्धांत जो होता है बच्चों, इस सिद्धांत में यह पता चलता है कि एक बड़ी यादृच्छिक रूप से प्रजनन करने वाली आबादी में यदि कोई अन्य कारक मौजूद नहीं तो एलील और जीनोटाइप आवृत्तियां पीढ़ी दर पीढ़ी स्थिर रहती हैं। एंड अब हम लोग देखेंगे आज का एंड इस क्वेश्चन का आखिरी प्रश्न, जो कि है विभिन्न प्रकार के पारिस्थितिकीय पिरामिडों का सचित्र वर्णन कीजिए। तो ये भी आपको मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में लास्ट मोमेंट पे दिया था, जो कि आपका 5 नंबर का है। अथवा करके दिया गया अपघटन क्या है, एक स्थलीय पारितंत्र में अपघटन चक्र का सचित्र वर्णन कीजिए। तो बच्चों यहाँ पे मैं आपको बता दूंगी पिरामिड के बारे में। तो पिरामिड जो होता है बच्चों, पारिस्थितिक पिरामिड, वो 3 प्रकार का होता है, संख्या का पिरामिड, जैवभार का पिरामिड और ऊर्जा का पिरामिड। तो संख्या का पिरामिड जो होता है बच्चों, यह विभिन्न पोषण स्तरों पर जीवों की संख्या को दर्शाता है। घास के मैदान जैसे कि अधिकांश पारिस्थितिक तंत्रों में
उत्पादकों की संख्या सबसे अधिक होती और यह उच्च पोषण स्तरों की ओर घटती जाती है, जिससे एक सीधा पिरामिड बनता है। तो ये हो गया बच्चों संख्या का पिरामिड। आगे होता है जैव भार का, जो कि बच्चों पोषण स्तर पर जीवों के कुल द्रव्यमान को दर्शाता है। एंड ऊर्जा का पिरामिड जो होता है बच्चों, ये पोषण स्तर पर ऊर्जा की मात्रा को दर्शाता है। ऊर्जा का पिरामिड हमेशा सीधा होता है, क्योंकि ऊर्जा का प्रवाह केवल एक ही दिशा में होता है और प्रत्येक स्तर पर ऊर्जा की कुछ मात्रा ऊष्मा के रूप में नष्ट हो जाती है। तो बच्चों ये था हमारा आज का वीडियो, जहाँ पे हम लोगों ने बायोलॉजी का पूरा आंसर एंड सॉल्यूशन सब कुछ हम लोगों ने देख लिया। अगर आप नेक्स्ट वीडियो चाहते हैं इसी तरीके से किसी और सब्जेक्ट का, तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। बाकी बच्चों अगर आज की आपकी वीडियो अच्छी लगी हो, हेल्पफुल रही हो, तो वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें एंड ऐसी और अमेजिंग वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू, बाय बाय।